नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम NMMS 2022 और NTSC 2022 परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। उनमें आपको नोट्स भी है और साथ में प्रश्न भी बताऊंगा कि कैसे प्रश्न बनेंगे। तो आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहे। और ये वीडियो है आप पूर्ण देखें, पूर्ण वीडियो देखोगे तो आपके फ़ायदा होगा और जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उसका पेपर होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो देखते हैं हम कि आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें पहला टॉपिक ये दिया गया है कि पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखो, कोशिकाएं दो प्रकार की होती है और वैसे कोशिकाएं वो क्या है कि शरीर की संरचनात्मक यानी कि जो संरचना करती है और क्रियात्मक और जो काम करती है, दोनों प्रकार की इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है शरीर की कौन? कोशिका। याद रखना, कोशिका है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। इसी के द्वारा शरीर का निर्माण होता है और इसी के द्वारा जो अंग बने हुए उन्हीं के द्वारा कार्य होता है। साथ में जो कोशिका है इसकी खोज किसने की, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इस बात को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। प्रश्न आ जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो उत्तर इसका होगा रॉबर्ट हुक ने कोर्क की छाल से की थी। अब जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका है उन दोनों में अंतर क्या होता है, कि जो पादपों की कोशिका है और जंतुओं की कोशिका है दोनों में अंतर क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ए नंबर ये पादप कोशिका है और बी नंबर ये जंतु कोशिका है। तो दोनों में हम आज अंतर देखेंगे। अब देखो, कोशिका झिल्ली, पहला जो कोशिका के अंग होते हैं, कोशिका के अंग उन्हें बोलते हैं कोशिकांग। उन्हें क्या बोलते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग बोलते हैं। कोशिका के जो अंग होते हैं उन्हें कोशिकांग बोलते हैं। अब देखते हैं कोशिकांगों में पहला कोशिकांग देखते हैं, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली देख सकते हो, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ दिखाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि पादप और जंतु कोशिका है दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो इसके आवरण का कार्य, रक्षा का कार्य करती है। दूसरी हम देखते हैं रिक्तिका। रिक्तिका कोशिका भित्ति में, कोशिका पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है मैं बता दूं आपको कि आप देख सकते हैं पादप कोशिका, उसमें कोशिका रिक्तिका क्या पाई जाती है? बड़ी पाई जाती है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी पाई जाती है। आपको स्पष्ट दिख रहा है चित्र से कि जो पादप कोशिका उसमें रिक्तिका बड़ी और जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी पाई जाती है। तीसरा इसका अंतर है केंद्रक। क्या? केंद्रक। अब केंद्रक देख सकते हैं पादप कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका दोनों में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य, यानी कोशिका के अंदर जो पदार्थ होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब आपको एक बता दूं कि एक होता है जीव द्रव्य और एक होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य वह होता है जिसमें केंद्रक और जीव द्रव्य दोनों एक साथ होते हैं, तो वो कोशिका द्रव्य होता है। अगर केंद्रक नहीं होता है वह जीव द्रव्य कहलाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बता दूं कि केवल जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। दूसरी जो पादप कोशिका है उसमें हरित लवक प्लेस्टिड पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और हरित लवक क्या करता है? पत्तियों में पाया जाता है, जहाँ पे हरा रंग होता है पौधे में वहाँ पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण में अति आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण हरित लवक के कारण ही संभव होता है पादपों में। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो दोबारा एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, रिक्तिका दोनों में, लेकिन पादप में बड़ी और जंतुओं में छोटी। केंद्रक दोनों में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है और हरित लवक केवल पादपों में पाए जाते हैं।
अब अगला प्रश्न, ये प्रश्न दिए गए हैं 2-3। आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन, देखो निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। और इससे पहले मैं आपको बता दूं निषेचन क्या होता है। नर और मादा युग्मक है उनका मिलन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। नर और मादा युग्मक होते हैं उनका मिलन क्या कहलाता है, निषेचन। तो आंतरिक पूछा है तो आंतरिक होता है शरीर में, किसके, मादा के, यानी कि शरीर के बाहर, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो सही उत्तर आएगा मादा के शरीर में। दूसरा दिया गया है कि एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है कहलाता है। एक टैडपोल है वो जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में निर्मित होता है तो उसे कहते हैं कायांतरण। क्या कहते हैं, कायांतरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला दिया गया है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या, तो केंद्रक एक होता है। आगे ये प्रश्न दिया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको मैं बता दूं कि इसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इम्पोर्टेंट है, यानी लड़का होगा या लड़की, इस बात का निर्धारण कैसे होता है। अब देखते हैं हम कि जो नर है या फिर शुक्राणु में एक्स और वाई दो होते हैं, एक एक्स होता है और दूसरा क्या होता है, वाई। और जो मादा होती है उसमें केवल एक्स और एक्स होते हैं। मादा में क्या होते हैं, एक्स और एक्स दोनों समान होते हैं, लेकिन नर में एक्स और वाई होते हैं। तो देख सकते हैं शुक्राणु में वाई है और एक्स है, वाई है और एक्स है। और ये मादा के दिए गए हैं दोनों एक्स एक्स, ये दोनों मादा की, ये अंडाणु है और ये ऊपर वाला क्या था, शुक्राणु। चित्र छोटा करके दिखाता हूँ आपको कि ये तो शुक्राणु है दोनों एक्स और वाई, और ये अंडाणु है एक्स और एक्स। जब एक्स और एक्स आपस में मिलते हैं, एक्स और एक्स आपस में मिलते हैं तो लड़की उत्पन्न होगी। और जब और एक्स और वाई मिलते हैं तो क्या उत्पन्न होगा, लड़का उत्पन्न होगा। इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं आप, एक्स और एक्स होगा तो नर या लड़का होगा, और एक्स वाई होगी तो कौन होगी, लड़की या मादा उत्पन्न होगी। यानी इसकी संभावना कितनी कितनी होती है, 50-50% की संभावना होती है। लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इसमें ये नहीं कि लड़का ही होगा लड़की होगी। तो इसका निर्धारण मुख्य रूप से कौन करता है, नर इसका निर्धारण मुख्य रूप से करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। क्योंकि जो मादा है उसमें एक्स और एक्स समान है, लेकिन नर में एक्स और वाई अलग अलग होते हैं। तो जिसके साथ वाई जुड़ेगा तो वो लड़का होगा, और जिसके साथ एक्स जुड़ेगा तो वह लड़की होगी। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है लिंग निर्धारण में। तो लिंग निर्धारण में एक ये तो बात, एक्स वाई है ये क्या है, नर, और एक्स एक्स है ये कौन होगी, मादा होगी। अब आगे ये दिखाई गई ग्रंथियाँ, कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी हमारे शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उन ग्रंथियों के बारे में इसमें बताया गया। ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है, एक बहिस्त्रावी होती है और एक अंतःस्रावी ग्रंथि। अब इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है शरीर में, तो देखते हैं। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद में थायराइड ग्रंथि जो गले में पाई जाती है, जो थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करती है। गलगंड रोग इसी के कारण होता है। तो ये थायराइड ग्रंथि गले में, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। आपसे पूछा जाता है कि इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है या इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे है एड्रिनल ग्रंथि, ये भी किस में पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि है, सेम के बीज के आकार की होती है एड्रिनल ग्रंथि, और ये कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन उत्पन्न करती है अग्नाशय ग्रंथि। तो ये अग्नाशय ग्रंथि भी 3 प्रकार के रस स्रावित करती है। अब इसके आगे दिया गया है कि स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, अंडाशय यहाँ पे होता है, स्त्रियों में अंडाशय यहाँ पे होता है। इसी प्रकार से दोनों इसमें एक ही दिखा दिया, पुरुष और स्त्री, और वर्षण, पुरुषों में वर्षण यहाँ पे स्थित होते हैं। तो ये वर्षण की स्थिति है और स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति ये है। यानी कि दूसरी तरफ भी ऐसा ही चित्र होता है सेम। तो अंडाशय 2 होते हैं, उनमें से एक से हर माह एक अंडा उत्पन्न होता है, और वर्षण भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। तो इनसे शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। तो ये सभी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपके ये जो आज आपने पढ़ा है तो वह अच्छी तरह से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी नोटबुक में इसे नोट करते रहना, और ताकि जब भी परीक्षा हो आपकी रिवीजन में परेशानी नहीं हो।
और कोई भी बात हो या फिर कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।